हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा इनडायरेक्ट लिस्ट स्क्वायर मेथड। हमने 4th यूनिट में स्टार्ट किया था प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिफिकेशन। पूरा लेक्चर हमने इसको दिया था और हमने फाइंड आउट किया था कि किस तरह से जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस होती हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस वो इक्वेशंस जो जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल दूसरी इक्वेशन का डिपेंडेंट वेरिएबल पाया जाता है, या किसी एक इक्वेशन का डिपेंडेंट वेरिएबल किसी अन्य इक्वेशन का इंडिपेंडेंट वेरिएबल पाया जाता है। और इसमें हमने जो एग्जाम्पल देखा था वो हमने डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन देखा था कि जो डिमांड है वो भी किसका फंक्शन है, प्राइस का, और सप्लाई भी किसका फंक्शन होता है, प्राइस का। और प्राइस कहाँ पे डिसाइड होता है, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस आर कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अब इस तरह की इक्वेशंस पे यदि हम OLS एस्टिमेट्स अप्लाई करते हैं तो इट वुड बी रॉन्ग। तो इस तरह की इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो इक्वेशंस हैं, जो नॉर्मल इक्वेशंस होती हैं, साइमल्टेनियस जो इक्वेशंस होती हैं वो स्ट्रक्चरल फॉर्म होती हैं। दीज आर स्ट्रक्चरल फॉर्म इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज y1 इज इक्वल टू अल्फा नोट अल्फा 1 x1 अल्फा 2 y2 plus mu. This is your equation number 1. Equation number 2 is y2 which is independent variable in equation number 1. Now it is dependent variable in equation number 2 is equal to b naught b1 yt plus v. This is equation number 2. This type of simultaneous equations are called structural form. These are their basic form. But in these forms we recognize कि one dependent variable has become independent variable in another period. So this type of equation create the problem of identification. This is called identification problem. सबसे पहले हमें इन आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट करना होगा और उसके बाद ये देखना होगा कि यदि आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम्स होती हैं तो कितने टाइप की होती हैं और फिर उस सिचुएशन में क्या किया जाता है। तो ये आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम जब हम चेक करते हैं तो देयर आर 3 सिचुएशंस. We can say there are 2 types of situation. One situation is when equation is under identified. Second situation can be equation is identified. और जो इक्वेशन आइडेंटिफाइड होती है, देयर आर 2 सिचुएशन. इक्वेशन इज परफेक्टली आइडेंटिफाइड और ओवर आइडेंटिफाइड. जब भी हम इक्वेशंस की आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम्स को देखते हैं तो 2 टाइप्स की प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं, अंडर आइडेंटिफाइड और आइडेंटिफाइड. अंडर आइडेंटिफाइड यदि है तो वी कांट अप्लाई एनी टाइप ऑफ मेथड ऑन दिस इक्वेशन. यदि हमारा समीकरण अंडर आइडेंटिफाइड पाया जाता है तो हम उस पर कोई भी मेथड लगाकर अपने मॉडल को सिद्ध नहीं कर सकते, अपने पैरामीटर्स की वैल्यू को बता नहीं सकते, हमें उसको छोड़ना पड़ेगा. वी हैव नो आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम. और दूसरी तरह से यदि इक्वेशन आइडेंटिफाइड है तो ये देखा जाता है कि वो परफेक्टली आइडेंटिफाइड है या ओवर आइडेंटिफाइड है. यदि परफेक्टली आइडेंटिफाइड मिलती है तो वी अप्लाई इनडायरेक्ट लिस्ट स्क्वायर मेथड, जिसको अब हम पढ़ने जा रहे हैं. यदि हमारी इक्वेशन परफेक्टली आइडेंटिफाइड है तो इनडायरेक्ट लिस्ट स्क्वायर मेथड अप्लाई किया जाता है. और यदि हमारी इक्वेशन बच्चों ओवर आइडेंटिफाइड है तो 2 स्टेज लिस्ट स्क्वायर मेथड अप्लाई किया जाता है, जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में करके आपको अपलोड कर दूंगी. ओनली 2 लेक्चर्स आर लेफ्ट. वन आई एम डूइंग नाउ एंड नेक्स्ट वन वी विल डू विद इन 1 और 2 डेज. फिर आपका सिलेबस 100% कंप्लीट है. यू विल हैव टू डू योर बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और आपके एग्ज़ाम्स डेफिनेटली होंगे, तो बी रेडी फॉर दैट.
तो जब परफेक्टली आइडेंटिफाइड है तो इनडायरेक्ट लिस्ट स्क्वेयर मेथड हम अप्लाई करते हैं। अब मैं फिर से रिपीट करा देती हूँ, आई हैव ऑलरेडी डन ऑल दिस इन क्लास बट आई एम गोइंग टू टेल यू अगेन कि कैसे पता चलेगा कि जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 विच आर द टू इक्वेशंस विच आर साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ऑन विच इक्वेशन वी कैन अप्लाई इनडायरेक्ट लिस्ट स्क्वेयर मेथड। तो उसके लिए हमें इसको आइडेंटिफाई करके देखना पड़ेगा कि ये आइडेंटिफाइड है या ये आइडेंटिफाइड है। और यहाँ पर दो मेथड हैं बच्चों, एक है ऑर्डर मेथड, दूसरा है रैंक मेथड। रैंक मेथड मैं अब रिपीट नहीं कराऊंगी, आई हैव ऑलरेडी डन इट इन क्लास। ऑर्डर मेथड भी मैं करा चुकी हूँ बट वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिपीट करा देती हूँ क्योंकि वो बहुत छोटा मेथड है। रैंक मेथड में भी आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, रैंक लिखने हैं, आप अपनी बुक में देख लेना, जिस बच्चे ने लेक्चर अटेंड नहीं किया था, बहुत ईजी है, बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा, तो आप उसको देख लेना। तो ये जो है, यदि हम देखते हैं, अब हम ऑर्डर कंडीशन अप्लाई करते हैं ये देखने के लिए कि हमारी जो इक्वेशंस हैं वो आइडेंटिफाइड हैं या नहीं। ऑर्डर कंडीशन में क्या किया जाता है, देयर इज़ अ फॉर्मूला कि k माइनस जे शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम वाई माइनस 1। तो नाउ व्हाट इज़ k का मतलब है बच्चों जितने भी डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं दोनों इक्वेशंस में। जैसे कि मैं ऑर्डर कंडीशन इक्वेशन नंबर 1 पे अप्लाई करके देख रही हूँ, मुझे ये पता करना है कि इक्वेशन नंबर 1 आइडेंटिफाइड है या नहीं। तो जब मैं इसको देख रही हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि जो मेरी स्ट्रक्चरल फॉर्म्स हैं 1 और 2, उन फॉर्म्स में कितने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, दैट इज़ डिनोटेड बाय के। फिर उसके बाद आ गया जी का मतलब है कि आप जिस इक्वेशन पे ऑर्डर कंडीशन अप्लाई कर रहे हो एक टाइम में, जैसे मैं इक्वेशन नंबर 1 पे अप्लाई कर रही हूँ, तो इस इक्वेशन नंबर 1 में कितने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। ठीक है, ये तो हो गया के का, हो गया ऑल डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, और जी का मतलब हो गया, ये तो पूरे ही स्ट्रक्चरल फॉर्म में, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में भी और 2 में भी। जी का मतलब है ऑल डिपेंडेंट एंड इनडिपेंडेंट वेरिएबल इन द पर्टिकुलर इक्वेशन, जिसमें आप देख रहे हैं उस टाइम पे पर्टिकुलर इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, के देख लीजिए बच्चे, ये है एक डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2, तीसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल y2, 3 हो गए। ये y2 ऑलरेडी काउंट कर लिया है, y1 ऑलरेडी काउंट कर लिया है। तो टोटल जो वेरिएबल्स हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों ही इक्वेशंस में कितने हैं, इकट्ठा यदि करते हैं तो 3 है। और सिर्फ पर्टिकुलर इक्वेशन यानी इक्वेशन नंबर 1 में देखते हैं तो भी ये कितने हैं, 3। ओके, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, व्हाट इज एम। एम का मतलब है बच्चों नंबर ऑफ इक्वेशंस, कितने इक्वेशंस हैं, 1 एंड 2। तो एम का मतलब होता है नंबर ऑफ इक्वेशंस। कितने इक्वेशंस हैं, 2, तो वी विल डिनोट इट विद 2, और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। तो यू आर लुकिंग कि इट इज़ 3 विच इज़ नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो इट मीन्स इक्वेशन नंबर 1, इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन नंबर 1 इज अंडर आइडेंटिफाइड। हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 है वो अंडर आइडेंटिफाइड निकल कर आई है। अब इसी ऑर्डर कंडीशन को यदि मैं इक्वेशन नंबर 2 पे अप्लाई करके देखती हूँ, ऑर्डर कंडीशन को यदि मैं 2 पे अप्लाई करके देखती हूँ सेम ऑर्डर कंडीशन को, तो के हमारे 3 हैं, यू नो वेरी वेल, और जी कितना है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 की बात हो रही है, इक्वेशन नंबर 2 में 1 एंड 2 ओनली 2 डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। पर्टिकुलर यदि इक्वेशन नंबर 2 की बात करूँ, ये शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, एम कितना था हमारा 2 माइनस 1, तो 1 इज इक्वल टू 1। इट मीन्स इक्वेशन नंबर 2 इज आइडेंटिफाइड इक्वेशन, आइडेंटिफाइड
equation, and we can now apply indirect least square method on this equation. ठीक है, अब ये तो था ऑर्डर कंडीशन। दूसरा एक कंडीशन है जिसको कहते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म। ये कंफर्म करने के लिए कि हमारी जो ये दो इक्वेशंस थी, इन इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशन आइडेंटिफाइड है, जो दूसरा मेथड है वो है रिड्यूस्ड फॉर्म मेथड। हम जो अपनी साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं उनको रिड्यूस्ड इक्वेशंस में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो टू कन्फर्म इट फ्रॉम रिड्यूस्ड फॉर्म, वही हमारी इक्वेशन रहेगी। मैं फिर से लिख लेती हूँ ताकि आप लोग पजल ना हों। y1 इज इक्वल टू अल्फ़ा नॉट, सेम वही इक्वेशन लिखने जा रही हूँ जो मैंने फर्स्ट पेज पे लिखी थी, और u, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड y2 इज इक्वल टू b नॉट, b1 y1, v इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, रिड्यूस्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, तो नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ y2 in equation number 1. This is a value of y2. Now we put the value of y2 in equation number 1. तो y1 is equal to alpha plus alpha 1 x1 alpha 2. What is the value of y2? We put y2 here now. तो value of y2 is equal to b naught b1 y1 v plus mu. Now we will solve it. अल्फ़ा नोट अल्फ़ा 1 x1 अल्फ़ा 2 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे b नोट अल्फ़ा 2 b1 y1 अल्फ़ा 2 v एंड u। नाउ y1, अब जो y1 है उसको हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे, वो क्या था, अल्फ़ा 2 b1 y1, और जो अल्फ़ा नोट है एज इट इज़ रहेगा। अल्फ़ा 2 जो अल्फ़ा नोट है और बी नोट को एक साथ कर लिया, अल्फ़ा 2 बी नोट प्लस जो एक्स वाले हैं उनको एक साथ कर लो बच्चों, जो अल्फ़ा 1 वाले हैं। तो अब इसके बाद आ गया जो अल्फ़ा 1 एक्स प्लस अब अल्फ़ा 2 वी प्लस यू, यही था। अब उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ से हम y1 को कॉमन लेते हैं, तो 1 माइनस अल्फ़ा 2 और b1 रह जाएगा अल्फ़ा नोट अल्फ़ा 2 b नोट प्लस अल्फ़ा 1 x प्लस अल्फ़ा 2 v और म्यू। अब हम सिर्फ y1 को इधर रखेंगे तो ये इसके अपोन में हो जाएगा, अल्फ़ा नोट अल्फ़ा 2 b नोट 1 माइनस अल्फ़ा 2 b1, उसके साथ प्लस अल्फ़ा 1 अपोन में ये सब आ जाएगा एज इट इज़, और ये था हमारा x1 प्लस अल्फ़ा 2 v म्यू और ये 1 माइनस x2 b1। कन्वर्ट इट इनटू रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट। अब इसको हम एक पर्टिकुलर कोफिशिएंट का नाम दे देंगे, तो रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट में लिखेंगे जब इसको हम, तो हम इसको ऐसे शो करेंगे y1 इज इक्वल टू पाई 1 0। ये 1 वाली इक्वेशन है, तो इक्वेशन 1, यहाँ 1 का मतलब है इक्वेशन 1। नोट जो हम पर्टिकुलर इंटरसेप्टर के साथ यूज़ करते हैं, ऑल दिस इंटरसेप्टर हैज़ बीन चेंज्ड इन दिस पर्टिकुलर इंटरसेप्टर। साथ में हो जाएगा हमारा पाई 1 और इस सारे को 1 में चेंज कर दिया, 1 मतलब इक्वेशन, और ये जैसे हम बी नोट यूज़ करते हैं ये पाई नोट, ये जैसे b1 यूज़ करते हैं ये पाई 1। साथ में क्या है बच्चों x प्लस इस सारे को हमने वैल्यू दे दी w1। इट इज़ आर इक्वेशन नंबर 3, इट इज़ आर रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट्स। अब क्या करना है कि जो ये रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट्स है इनको कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के कोफिशिएंट्स के साथ। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो कितने हैं, 1 एंड 2, लेकिन यहाँ के जो कोफिशिएंट्स हैं वो कितने हैं, 1 2 एंड 3। इट मीन्स जो ये इक्वेशन नंबर 1 है ये रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट्स भी इसको आइडेंटिफाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट्स आपके 2 हैं और आपकी इक्वेशन के जो स्ट्रक्चरल फॉर्म इक्वेशन के कोफिशिएंट्स हैं वो कितने हैं, 3 हैं।
तो आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या हो जाएगी, अंडर आइडेंटिफाइड हो जाएगी। तो हमें उसको अब छोड़ना ही पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, दूसरी इक्वेशन के लिए हम देख लेते हैं। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो y1 की वैल्यू निकल के आई है, रिड्यूस्ड फॉर्म वैल्यू, अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 3 इनटू इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, y2 इज इक्वल टू, अब बी नोट एज इट इज रहेगा, ठीक है, प्लस b1 एज इट इज रहेगा। y1 की जगह पे हमें क्या यूज करना है, पूरी की पूरी हम जो इक्वेशन है हमारी उसको उतार लेते हैं, और साथ में है हमारा v, यही थी हमारी इक्वेशन। अब इसको सोल्व करते हैं, b नोट b1 पाई 10, ओके, b1 पाई, यहाँ पे x भी है बच्चों, b1 पाई 11 x प्लस b1 wi प्लस v। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जो हमारे इंटरसेप्टर हैं वो है बी नोट b110, इसको मैं कह दूं, इस सारे को मैं एक नाम दे दूं, फिर एक नाम मैं इसको दे दूं, और तीसरा मैं इस हमारे जो रैंडम वेरिएबल्स हैं इनको दे दूं। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, पाई, क्योंकि दूसरी इक्वेशन है तो 2 नोट प्लस पाई 21 x प्लस, अब मैं यहाँ पे इसको W2 का नाम दे दूँ। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 निकल के आ गई। अब इक्वेशन नंबर 4 में कितने पैरामीटर्स हैं, कोफिशिएंट्स हैं बच्चे, रिड्यूस्ड फॉर्म जो निकल के आई है 1 और 2 कोफिशिएंट्स हैं। और हमारी इक्वेशन नंबर 2 में भी कितने कोफिशिएंट्स थे, 1 और 2 कोफिशिएंट्स थे, 1 और 2 कोफिशिएंट्स थे। इट मीन्स जो इक्वेशन नंबर 2 है वो हमारी आइडेंटिफाइड है और परफेक्टली आइडेंटिफाइड है। क्योंकि परफेक्टली आइडेंटिफाइड कब होती है, जब रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट्स बराबर होते हैं किसके, स्ट्रक्चरल फॉर्म कोफिशिएंट्स की। जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं तो वो परफेक्टली आइडेंटिफाइड कहलाती है। तो आपकी जो इक्वेशन नंबर 2 है वो परफेक्टली आइडेंटिफाइड है। अब तक बच्चों मैं आपको जो करा रही हूँ, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट स्टेप फॉर यूजिंग इनडायरेक्ट लिस्ट स्क्वायर मेथड, कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी इक्वेशन आइडेंटिफाइड है या नहीं है। उसके लिए एक ऑर्डर कंडीशन से देखना है, एक रिड्यूस्ड फॉर्म से देखना है। रिड्यूस्ड फॉर्म से देखने के बाद आपको जब मिलता है कि आपकी कोई इक्वेशन परफेक्टली आइडेंटिफाइड है, तो अब आप क्या करते हैं, इनडायरेक्ट लिस्ट स्क्वायर मेथड अप्लाई करते हैं। हमने पाया है कि हमारी इक्वेशन नंबर 2 इज़ परफेक्टली आइडेंटिफाइड, तो हम अब इस पे इनडायरेक्ट लिस्ट स्क्वायर मेथड अप्लाई करेंगे। इनडायरेक्ट लिस्ट स्क्वायर मेथड जो है, इसको इनडायरेक्ट लिस्ट स्क्वायर इसलिए बोला जाता है बच्चे, क्योंकि ये डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता। डायरेक्ट हमने जो इक्वेशन नंबर 2 थी हमारी ये वाली, इस पे इसको हमने डायरेक्ट अप्लाई नहीं किया है। पहले इसको रेड्यूस्ड फॉर्म में चेंज किया, रेड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट्स निकल के आए, फिर इन कोफिशिएंट्स पे हमने क्या किया है, OLS अप्लाई किया है, और OLS अप्लाई करने के बाद इन कोफिशिएंट्स की जो वैल्यू आती है, उन वैल्यूज़ की मदद से हम क्या करते हैं, हमारी जो स्ट्रक्चरल फॉर्म के पैरामीटर्स हैं उनको मेज़र करते हैं। दैट्स मेज़र तो यही करने हैं अल्टीमेट, लेकिन कैसे मेज़र करते हैं, पहले इस उनको रेड्यूस्ड फॉर्म में बदलते हैं, फिर वहाँ पे रेड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकालते हैं OLS मेथड के थ्रू, और उस वैल्यू का यूज़ करके हम क्या करते हैं, इन पैरामीटर्स की वैल्यू निकालते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट लिस्ट स्क्वायर
मेथड, क्योंकि ये इनडायरेक्ट वे में अप्लाई होता है इसलिए इसको इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वेयर मेथड बोला जाता है। तो कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं आपकी बुक में इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वेयर मेथड की, थ्योरेटिकल ही हैं 3 और 4 प्रॉपर्टीज। जैसे इसके जो इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वेयर के जो एस्टिमेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो कंसिस्टेंट होते हैं, ओके, बायस्ड तो होते हैं लेकिन कंसिस्टेंट होते हैं पैरामीटर्स के लिए। देखो जो भी OLS के अप्लाई करने के बाद जो एस्टिमेट्स निकल कर आते हैं ये अनबायास्ड भी होंगे, लेकिन किसके लिए, रिड्यूस्ड फॉर्म के लिए अनबायास्ड और कंसिस्टेंस होंगे। लेकिन जो स्ट्रक्चरल फॉर्म है, 2 टाइप्स की फॉर्म बोल रही हूँ मैं, बार बार ध्यान देंगे आप सभी देंगे। जो एक रिड्यूस्ड फॉर्म की बात हो रही है, एक स्ट्रक्चरल फॉर्म की बात हो रही है। तो OLS अप्लाई करने के बाद जो हमारे रिड्यूस्ड फॉर्म के कोफिशिएंट निकल के आएंगे वो तो अनबायस्ड भी होंगे और एफिशिएंट भी होंगे, लेकिन जो स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स के कोफिशिएंट्स निकल के आएंगे ये बायस्ड होंगे लेकिन कंसिस्टेंट होंगे। ठीक है, तो जनरली तो हम कहें कि ILS है जो वो फुली एफिशिएंट एस्टिमेटर्स नहीं है, फिर भी जब साइमल्टेनियस इक्वेशन वाली सिचुएशन आती है तो हमें सिर्फ इसी को ही अप्लाई कर सकते हैं। द स्ट्रक्चरल इक्वेशंस मस्ट बी एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड, ये कंडीशन होनी चाहिए। जब हमारी स्ट्रक्चरल इक्वेशन पूरी तरह से आइडेंटिफाइड होगी तभी हम इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वेयर मेथड को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इतना होने के बाद हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है बच्चे। अब जो रिड्यूस्ड फॉर्म के कोफिशिएंट्स निकल के आए हैं उन पर हम क्या करते हैं, OLS मेथड अप्लाई करते हैं। जैसे OLS मेथड अप्लाई करने के लिए आप सभी को पता है सबसे पहले क्या करना होता है। एक तो हमारा ये निकल के आया था, आपको मैं यदि बताऊं तो y1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 नोट लैम्डा 11 x प्लस W1। एक तो हमारी इक्वेशन नंबर 3 तो ये रिड्यूस्ड इक्वेशन ये निकल के आई है, और दूसरी जो आई है वो आई है लैम्डा 2 नोट लैम्डा 21 x प्लस WT 2 हमारी 4th इक्वेशन निकल के आई है। दीज आर द रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशंस, ताकि हम यहाँ पर इनकी वैल्यू निकाल सके। अब हमें क्या करना होता है बच्चों, OLS मेथड अप्लाई करना है। और आपको पता है OLS मेथड अप्लाई करने के लिए हम क्या लेते हैं, एस्टिमेटेड वैल्यू लेते हैं। तो हम जब OLS मेथड अप्लाई करेंगे तो हम लेंगे, जैसे हमने इक्वेशन नंबर 2 पे अप्लाई करना है, क्योंकि शुरू में हमारी इक्वेशन नंबर 2 ही क्या मिली है, आइडेंटिफाइड मिली है। तो जो एस्टिमेट वैल्यू होगी इक्वेशन नंबर 2 की उसको हम कैप के साथ दिखाते हैं, लैम्डा कैप 2 नोट लैम्डा कैप 21 प्लस, और जब बात होती है एस्टिमेट की तो जो एरर का जो एस्टिमेट होता है वो हम यूज़ नहीं करते, उसको मिनिमाइज़ करना होता है, उसको हम एस्टिमेट्स में लेके नहीं चलते। और जैसे कि आपको पता है, आपको एक सिंपल इक्वेशन याद होगी जो हम हमेशा करते आए, y1 इज इक्वल टू b नोट b1 x1 प्लस म्यू आई। आप लोगों ने b नोट उनका एस्टिमेट लिया और फिर b नोट की वैल्यू आप लोगों ने निकाल ली जब हमने सिंपल OLS किया था, और b1 कैप की वैल्यू निकाल ली थी, और सेम वही वैल्यूज़ यहाँ पे निकल के आएंगी। जब हम यहाँ पर ये है बच्चों x, दिस इज x, ओके, हाँ ये x है, डोंट बी फॉर, मैं दोबारा लिख लेती हूँ, y2 कैप इज इक्वल टू लैम्डा कैप 20 लैम्डा 21 कैप और x। और जब हम नाउ वी विल अप्लाई OLS ऑन इक्वेशन नंबर 5, वी गेट द वैल्यू ऑफ, सबसे पहले लैम्डा नोट 20 की वैल्यू जो मिलेगी, आपको याद है b नोट की वैल्यू क्या आई थी, b1 बार माइनस में नहीं y बार माइनस में b1 x, यही निकल के आई थी। तो सेम वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रही है y2 बार, ठीक है, क्योंकि y2 है यहाँ पे, तो y2 बार माइनस में b1 की जगह पे यहाँ पे क्या है बच्चों, लैम्डा 21 कैप है, तो एज इट इज़ आ जाएगा, और x ये निकल के आ गई वैल्यू आपकी लैम्डा कैप 20 की। और इसी तरह से लैम्डा कैप 21 की वैल्यू
हमारी क्या निकल के आई है, जो वहाँ पे समीशन ऑफ एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एक्स आई स्केयर एंड वाई आई स्केयर होता है, जब उसको ओपन करते हैं तो ये वैल्यू निकल के आती है जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, वाई एक्स माइनस समीशन ऑफ एक्स समीशन ऑफ वाई एन समीशन ऑफ एक्स स्केयर माइनस समीशन ऑफ एक्स होल का स्केयर। ये सेम वैल्यूज़ हैं जो हमारी बी नोट कैप की और बी वन कैप की वैल्यू निकल के आती हैं। जब हमने इस पे इक्वेशन नंबर 5 पे OLS अप्लाई किया तो हमारी ये वैल्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ गई। ठीक है, ये थी इक्वेशन नंबर 5। यदि मैं इस इक्वेशन नंबर जो 3 थी इसका एस्टिमेट्स लूँ, इक्वेशन नंबर जो 3 है हमारी, यदि मैं इसका एस्टिमेट्स लूँ तो क्या निकल के आएगी, जैसे हमारी है y1 कैप लैम्डा कैप 10 लैम्डा 11 कैप x। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं OLS अप्लाई करूँगी, यहाँ पे मैं OLS अप्लाई कर रही हूँ इक्वेशन नंबर 3 पे। ठीक है, तो मेरी जो है लैम्डा 10 कैप की वैल्यू निकल के आएगी, वही y1 है इधर तो y1 बार लैम्डा 1 कैप एज इट इज़ और x, और इधर क्या निकल के आएगी बच्चों, लैम्डा 1 कैप की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी हमारी सेम n समीशन ऑफ वाई एक्स, अभी भी हमने लिखी थी समीशन ऑफ एक्स समीशन ऑफ वाई, आप सभी को ये याद भी होगी, समीशन ऑफ एक्स स्केयर समीशन ऑफ एक्स होल का स्केयर। तो इस तरह से आप देखते हैं कि आप OLS अप्लाई करने के बाद जो आपकी रिड्यूस्ड फॉर्म के कोफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यू बहुत आसानी से क्या कर पा रहे हो, निकाल पा रहे हो। जो भी रिड्यूस्ड फॉर्म के आपके कोफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यू आप बहुत आसानी से निकाल पा रहे हो। जब आपके पास इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी तो इन वैल्यूज़ का यूज़ करके आप अपनी स्ट्रक्चरल फॉर्म है जो आपकी जो नंबर इक्वेशन 1 और नंबर इक्वेशन 2 है, आप उनकी वैल्यू भी निकाल पाओगे। तो दिस इज़ द स्टेप 2। स्टेप 2 में हमने क्या किया कि जो रिड्यूस्ड फॉर्म थी, यहाँ पे देखो एक्स बार होता है भाई, वाई बार माइनस में B1 कैप एक्स बार, यही होता है ना। हाँ, तो यही यहाँ पे भी वो सेम यूज़ करो, ये मैं भूल गई थी, यहाँ पे वाई बार के साथ एक्स बार ही आता है। आप चाहे OLS की प्रॉपर्टीज़ में देख लेना वहाँ पे जब आप इसको सोल्व कर रहे होते हो। तो इतना करने के बाद सेकंड स्टेप में हमने कर लिया कि रिड्यूस्ड फॉर्म पर हमने OLS अप्लाई कर लिया, और जो रिड्यूस्ड फॉर्म के कोफिशिएंट्स थे 1, 2, 3 एंड 4, इन 1, 2, 3 एंड 4 इन चारों के चारों कोफिशिएंट्स को हमने क्या कर लिया है, अचीव कर लिया है। अब जो स्टेप नंबर 3, इट इज़ द स्टेप नंबर 2। नाउ लास्ट स्टेप है आपका स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है, अब जो भी आपकी रिड्यूस्ड फॉर्म के कोफिशिएंट्स आए हैं उन कोफिशिएंट्स का यूज़ करके आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्म के कोफिशिएंट्स निकालोगे। नाउ वी कैन ऑब्टेन स्ट्रक्चरल कोएफिशिएंट फ्रॉम द reduced form coefficients। ठीक है बच्चे, अब देखो आप लोगों ने जब रिड्यूस्ड फॉर्म में चेंज किया था, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जब आपने अपनी इक्वेशन को रिड्यूस्ड फॉर्म में चेंज किया था, जैसे आपने लैम्डा 21 लिया है, लैम्डा 21 आपने किसकी जगह पे लिया है, B1 लैम्डा 11 की जगह पे यूज़ किया है ना। तो और यहाँ पे जो आपने जो लैम्डा 11 लिया है वो आपने किसकी जगह पे यूज़ किया है, अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा 2 B1। तो आपने जो ये चीज़ें ले रखी हैं, जो आपने अब निकाली हैं, जो कोफिशिएंट्स ले रखे हैं, उनको आप ध्यान से देखिए। जैसे आप सबसे पहले इसी को देख लीजिए, लैम्डा 21 किसकी जगह पे यूज़ किया है आपने, B1 लैम्डा 11 की जगह पे, है ना। तो यही चीज़ मैं यहाँ लिखने जा रही हूँ। आपको पता है कि जो लैम्डा 21 है वो किसकी जगह पे है, B1
लैम्डा 1 1 की जगह पे है। जब हम एस्टिमेट्स लेंगे लैम्डा 2 1 कैप हो जाएगा, B1 भी कैप हो जाएगा, और जो लैम्डा 1 1 है वो भी क्या हो जाएगा, कैप हो जाएगा। अब यहाँ से आप B1 कैप निकाल सकते हैं बच्चों, बिल्कुल निकाल सकते हैं। किसके बराबर आ जाएगा, लैम्डा 2 1 अपॉन लैम्डा 1 1 कैप। तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, B1 की वैल्यू आ जाएगी। जब आप ये वैल्यूज़ निकाल लोगे स्टेप नंबर 2 में OLS अप्लाई करके, तो आप स्टेप नंबर 3 में B1 कैप की वैल्यू निकाल लोगे। और जो B1 कैप है वो क्या है, B1 कैप है यहाँ पे जो वो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट है किसका, कोफिशिएंट ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्म का, जो आप बिल्कुल शुरू में लेके चले थे। क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 तो अंडर आइडेंटिफाइड थी, हमें छोड़नी पड़ गई थी। इक्वेशन नंबर 2 में B1 कैप को हमने आइडेंटिफाइड किया था, और वो ये वही B1 कैप है। वो वहाँ पे अपना ओरिजिनल फॉर्म में था, यहाँ पर ये एस्टिमेटेड फॉर्म में है। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ओरिजिनल फॉर्म में कोई भी चीज़ को हम मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए हमें उसकी एस्टिमेटेड फॉर्म लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर इस तरह से हम B1 कैप की वैल्यू निकाल पाएंगे। उसी तरह से आप ये कर सकते हैं, B1 कैप की आ जाएगी तो आप B0 कैप की वैल्यू भी निकाल पाएंगे। क्योंकि देखो लैम्डा कैप 2 0 इज इक्वल टू B0, ये हमारे पास है B1 कैप लैम्डा 1 0 आपके पास। अब आपको B0 कैप की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो चीज़ है लैम्डा 2 नोट कैप, ये चीज़ एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, अब आपको इसकी वैल्यू का पता है, इसकी वैल्यू का पता है। B1 कैप की वैल्यू हमने यहाँ से पता कर ली है, यहाँ से B1 कैप की वैल्यू आ गई है। तो अब आप B0 कैप की वैल्यू भी निकाल पाओगे, आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा। तो देखो जो हमारी स्ट्रक्चरल फॉर्म थी उसमें हमारे पास यही थे B0 एंड B1। जब हम इस पर OLS अप्लाई करते हैं वैसे तो इसको एस्टिमेटेड फॉर्म में लिखते हैं, तो B0 कैप और B1 कैप ही हो जाता है। यहाँ पे भी हमने OLS ही अप्लाई किया है, लेकिन वो डायरेक्ट इस पे ना करके पहले इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म पे किया है, और फिर उस रिड्यूस्ड फॉर्म के कोफिशिएंट जब हमें मिल गए थे लैम्डा की फॉर्म में, जो हमने 4 कोफिशिएंट लिखे हुए हैं, उन कोफिशिएंट्स की मदद से फिर हमने क्या कर लिया है, B1 कैप और B0 कैप की वैल्यू निकाल ली है। तो इस तरह से जब आपकी जो इक्वेशंस होती हैं वो साइमल्टेनियस इक्वेशन होती है और वहाँ पर आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम्स पाई जाती है, तो पहले आपको आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम को सोल्व करना होता है। फिर आपकी जो परफेक्ट आइडेंटिफाइड इक्वेशन होती है उसको आप देखते हो, किसके थ्रू देखते हो, ऑर्डर कंडीशन और रिड्यूस्ड फॉर्म के थ्रू देखते हो। फिर दूसरे स्टेप में जो आपकी रिड्यूस्ड फॉर्म निकल के आई है उस पर OLS अप्लाई करके आप उसके कोफिशिएंट्स निकालते हो, और तीसरे स्टेप में आप उन रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट्स का यूज़ करके स्ट्रक्चरल फॉर्म के पैरामीटर्स निकालते हो। एंड इट इज़ ऑल कॉल्ड इनडायरेक्ट लिस्ट स्क्वायर मेथड। ये आपका इनडायरेक्ट लिस्ट स्क्वायर मेथड है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पेपर में आपको हर हाल में आया मिलेगा, आप इस क्वेश्चन को डेफिनेटली कर लीजिएगा।